Hello everyone, welcome to Vidyamdir classes in collaboration with Doubtnut. मी करुणेश पे अगेन आज हम लोग डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल जिसे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है बच्चों। उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज का जो टॉपिक करने वाले हैं वह है सूडो फोर्स। बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है और सूडो फोर्स उसी का एक टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जो किया है वो मोस्टली ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर लिया है। तो ये टॉपिक की, इस चैप्टर के टॉपिक की, किसी भी टॉपिक की लास्ट क्लास है, मतलब सूडो फोर्स। इसके बाद जो मैं करूंगा सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। इसका एक ट्यूटोरियल ले लूंगा, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक दो लेक्चर, और फिर इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, अभी तक देखो L11 का मतलब है लेक्चर 11। ठीक है, इस बात को प्लीज ध्यान रखेंगे, लेक्चर 11 है ये। इसके पहले 10 लेक्चर हुए हैं और कुछ 8-9 ट्यूटोरियल्स हुए हैं। ठीक है, तो जितने लेक्चर उसके बेसिस पे मैंने ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश किया है ताकि उसके रेलेवेंट क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स क्या होता है बच्चों? अब देखो नाम पे जाओगे तो इट्स अ फॉल्स फोर्स, बट अगर मैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, हमें एक नया फॉल्स फोर्स इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो तुम किसी रेलवे के प्लेटफॉर्म पर हो और वहां पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा है। ठीक है, एक छोटा सा ब्लॉक रखा है, ऐसे मान लो यहां रेल की पटरियां, ऐसे सोच लो। ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर रेल गाड़ी भी, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो रेल गाड़ी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे मान लो ये रेल गाड़ी है। ठीक है, रेल ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन, और यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ। अब ये ब्लॉक जो रखा है, अगर देखो फंडा क्या है, अगर मैं यहां पर एक बंदे को खड़ा कर देता हूं, लेट्स मार्क दिस मैन एज ऑब्जर्वर 1, ऐसा ही मार्क करते हैं हम लोग फिजिक्स में। ऑब्जर्वर 1 है ये, एक ऑब्जर्वर है, उसने इस m मास के ब्लॉक को देखा और उसने बोला कि मैं इसका, ऑब्जर्वर 1 क्या करना चाहता है, इसका एक्सीलरेशन निकालना चाहता है। ठीक है, तो उसने बोला कि ऊपर की तरफ, उसने मुझे समझाया, बोला भैया देखो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल, और नीचे की तरफ लग रहा है mg। ठीक है, अब ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि स्लिपिंग या स्लिपिंग टेंडेंसी भी नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं आएगा। फ्रिक्शन होगा भी तो भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ना तो स्लिपिंग है ना तो स्लिपिंग टेंडेंसी है। चलो अच्छी बात है। तो इसने बोला अगर मैं इसके हिसाब से एनालिसिस करूं बच्चों, तो यहां पर सिर्फ n इक्वल टू mg दिखेगा इसे, और इसका एक्सेलेरेशन 0 होगा। तो जो एक्सेलेरेशन 0 है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर 1 है। ठीक है, मैंने ऑब्जर्वर नंबर 1 क्यों डाला बच्चों? क्योंकि अगर मैं एक ऑब्जर्वर को ट्रेन में बिठा देता हूं, इसको मैं ऑब्जर्वर नंबर 2 बोल रहा हूं, एक आदमी बैठाता हूं जिसका नंबर ऑब्जर्वर नंबर 2 है। अब कहोगे इसको क्या दिखेगा, लेकिन इस ट्रेन के साथ खास बात क्या थी, ये ट्रेन ए एक्सीलरेशन से भाग रही थी, ए एक्सीलरेशन से चल रही थी। ध्यान से समझना, एकदम आम आदमी की भाषा में समझने की कोशिश करो। अगर ये ट्रेन ए एक्सीलरेशन से चल रही थी, अब ये अगर इस ब्लॉक को देखेगा, अगर ये ब्लॉक को देखेगा तो इसको क्या लगेगा, इस ऑब्जर्वर को कुछ नहीं दिखा, सिर्फ ब्लॉक दिख रहा है। तो अगर वो ब्लॉक को देखेगा, तो जब भी आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे बैठे होते तो आपको चीजें दूर जाते हुए दिखती है। आपने बहुत आसानी से ये चीज ऑब्जर्व किया होगा, जब कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रेन में बैठे होते हो और आपको लगता है आपकी ट्रेन चल पड़ी है, आपकी ट्रेन चल पड़ी है, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन रियलाइज हो रहा होता है ना। तो यहां पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर ऑब्जर्वर यहां बैठ जाएगा, ये एक्सीलरेट करेगा, तो इसको लग रहा होगा कि ब्लॉक भाग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, आपसे दूर जाते होता ना। अगर आप राइट की तरफ जा रहे हो, जैसे इधर देख रहा हो, राइट की तरफ जा रहे हो, तो ब्लॉक आपको दूर जाते हुए दिखेगा, ये ब्लॉक आपको दूर जाते हुए दिखेगा, है ना। आप ट्रेन के अंदर बैठ के देखोगे तो आपको दूर जाते हुए दिखेगा। ये बहुत आसान सी बात है, बहुत ऑब्जर्वेशन है। ये मानने के लिए रेडी हो, ये मानने के लिए रेडी हो, तभी बात समझ में आएगी कि अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और ट्रेन एक्सेलेरेट कर रही है आगे की तरफ, तो और इस ब्लॉक को देखने की कोशिश करोगे तो आपको दूर जाते हुए दिखेगा। करेक्ट है। अब प्रॉब्लम कहां थी,
इसने कहा मैं जो अब ये दूर जाते हुए मुझे दिख रहा है, मतलब ये एक्सेलेरेट कर रहा है, इसको एक्सेलेरेशन भी दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूंगा कि ऑब्जर्वर टू मैं इसके बारे में लिखता हूं, ऑब्जर्वर नंबर टू फाइंड्स, बेटा ध्यान से, फाइंड्स दैट ब्लॉक इज एक्सेलेरेटिंग अवे फ्रॉम हिम, एक्सेलेरेटिंग अवे फ्रॉम हिम बच्चों, अवे, दूर जा रहा है। ठीक है, अब चैलेंजिंग टास्क ये था कि अगर ये दूर जा रहा है, ठीक है, अगर ये दूर जा रहा है तो इस पे दूर ले जाने वाला फोर्स होना चाहिए, दूर ले जाने वाला फोर्स होना चाहिए। तो इसने कहा कि मैं इसका एफबीडी बना के मैं अभी इसके एनालिसिस करता हूं, मुझे इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ दिखना चाहिए दूर जाते हुए। ठीक है, तो इसने एफबीडी बनाया, एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू, एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर टू। ठीक है, तो आपने ब्लॉक बनाया, देखो यहां नॉर्मल लगा, यहां एमजी लगा, और इसे कोई फोर्स दिख ही नहीं रहा, इसको दो ही फोर्स दिख रहा है। तो अगर इसे दो ही फोर्स दिख रहा है तो एक्सेलरेट किस फोर्स की वजह से इधर की तरफ कर रहा है? अब प्रॉब्लम है, इसको कोई फोर्स दिख ही नहीं रहा है बच्चों। अगर ये बात समझना, अगर ये एक्सेलरेट इधर की तरफ कर रहा है तो कोई ना कोई तो फोर्स होना चाहिए। इस ऑब्जर्वर को रियलाइज हो रहा है कि ये इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और इस पे कोई फोर्स नहीं है इधर की तरफ। और ये बात ध्यान रखना, अगर किसी सर्टेन डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है बच्चों तो उधर की तरफ फोर्स होना चाहिए। अब चाहे जहां से देखे वो ऑब्जर्वर, अगर किसी फ्रेम से देख रहा है उसको एक्सेलरेशन दिख रहा है तो पक्की परसेंट 101% बात है बच्चों कि उधर की तरफ नेट फोर्स नहीं होगा, तो एक्सेलरेट करते हुए उस फ्रेम से नहीं दिखेगा। तो प्रॉब्लम क्या है? अब न्यूटन्स लॉ के साथ ये प्रॉब्लम आ गई कि न्यूटन्स लॉ के साथ क्या प्रॉब्लम आई कि इस ऑब्जर्वर को बच्चों इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं दिखा, मतलब इधर की तरफ तुम्हें एक्सेलरेट करते हुए यहां से दिख रहा है बट फोर्स नहीं दिख रहा है। तो न्यूटन को तो घबराहट हो गई कि भाई मेरा लॉ ही गलत हो गया, मेरा लॉ ही गलत हो गया। उसको लग रहा है कि यार उधर एक्सेलरेट करा, उधर कोई फोर्स नहीं है, तो फिर तो एफ इक्वल टू एम गलत हो गया। अब जब न्यूटन को घबराहट हुई तो उसने कहा जी जो मेरा लॉ है ना, मेरा लॉ है वो नॉन एक्सेलेटिंग फ्रेम के लिए वैलिड है। बस उसने पहले अपने आप को बचाने के लिए बोल दिया कि मेरा जो लॉ है ना वो नॉन एक्सेलेटिंग फ्रेम के लिए वैलिड है। मतलब नॉन एक्सेलेटिंग फ्रेम का मतलब क्या है? जैसे ऑब्जर्वर जिस ऑब्जेक्ट पे बैठा है, ऑब्जर्वर जहां है, जहां से देखने की कोशिश करा, एनालिसिस करा ऑब्जेक्ट की, वो रेस्ट पर होना चाहिए। अगर रेस्ट पर होना चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी भी चलेगा, रेस्ट पर है तो ही एफ इक्वल टू एम लगाओ। और ऐसा नहीं है, अगर मान लो एक्सेलेटिंग है तो कैसे लगाओगे बाद में करते हैं। तो एक्चुअल में न्यूटन्स लॉज आपका एफ इक्वल टू एम जो लगाया गया था वो इनर्शियल फ्रेम से लगाया गया था। इनर्शियल फ्रेम मतलब, अब देखो फ्रेम दो टाइप के होते हैं बच्चों, ऑब्जर्वर जहां से देखता है उसे फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर जहां से देखता है उसे फ्रेम बोलते हैं। और ये दो टाइप के फ्रेम होते हैं, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है बच्चों, ये किसके लिए? ये ऑब्जर्वर के लिए। इनर्शियल फ्रेम का मतलब ए इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो न्यूटन ने पहली स्टेटमेंट दिया, न्यूटन ने पहला स्टेटमेंट दिया कि अगर आप एफ इक्वल टू एम लगाना चाहते हो तो इनर्शियल फ्रेम से लगाओ। पहली स्टेटमेंट थी कि अगर आप अगर इनर्शियल फ्रेम है तो एफ इक्वल टू में धड़ल्ले से लगाओ। उसने बोला कि अगर एफ इक्वल टू में अप्लाई करना है किसी सर्टेन डायरेक्शन में या कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में तो इनर्शियल फ्रेम से लगाओ। तो उसने बोला अगर, तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट थी कि एफ इक्वल टू एम इज वैलिड ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम। अब इस बात को ध्यान से समझना, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। उसने पहले ही बताया कि अगर आप एफ इक्वल टू में लगाना चाहते हो तो इसका मतलब यहां से एप्लीकेबल ही नहीं। क्यों भाई? इस ट्रेन के फ्रेम से एफ इक्वल टू में लगा ही नहीं सकते, इसलिए यहां पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है, या इसलिए यहां पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो बोला यहां से मत लगाओ, सिर्फ यहीं से आप लगा सकते हो। और यहां से देखो हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं बिल्कुल सही ऑब्जर्व हो रहा है, ये एक्सेलेरेट नहीं कर रहा है बॉडी। तो यहां से हमें रियलाइज हुआ, इस ऑब्जर्वर से रियलाइज हुआ एन इक्वल टू एमजीआर है, बस दैट इज ऑल। एन इक्वल टू एमजीआर और फ्रेम के हिसाब से वो एक्सेलेरेट नहीं कर रहा है, दैट इज ट्रू। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई एफ इक्वल टू एम इज वैलिड ओनली विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम बच्चों, फ्रेम एट रेस्ट,
फ्रेम एट रेस्ट, ठीक है, फ्रेम एट रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो भी चल जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो फिर न्यूटन पे क्वेश्चन आने शुरू हो गए कि भाई अगर मान लो नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सीलरेटिंग फ्रेम, जैसे ट्रेन है, ऐसे ऐसी जगह से अगर हमें एफ इक्वल टू हमें कहीं लगाना हो तो क्या हम छोड़ दें क्वेश्चन? नहीं छोड़ना ही है। तो न्यूटन को भाई एक जुगाड़ देना पड़ा, जुगाड़ फोर्स। जुगाड़ क्यों बोल रहा हूं मैं इसे? क्योंकि ये फोर्स जो है, मतलब उसने क्या किया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा टेक्निक निकाल ली। टेक्निक है मतलब ये कैसे, वही जो बोल रहा हूं मैं, जुगाड़ निकाल लिया कि सॉल्व हो जाए और आपको एनालिसिस आ जाए। तो उसने बोला अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स दिखाना पड़ेगा। अब अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से फोर्स एनालिसिस करना चाहते हो तो यू हैव टू शो एक्स्ट्रा फोर्स, है ना। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन बच्चों, if we want to analyze F equals to ma, yeah, we can say if we want to apply F equals to, if we want to apply F equals to ma from बच्चों from non inertial frame, ठीक है, then we have to है ना, we have to apply extra force, that extra force is called pseudo force, extra force क्या था? pseudo force to get acceleration, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब एक्स्ट्रा फोर्स के हवा में कहीं भी तो दिखा नहीं सकते हम लोग। उसने बोला एक्स्ट्रा फोर्स, जिसे हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग ने क्या बोला? सूडो फोर्स। एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो ये बताओ, यहां जो बैठा है इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। अब यहां से एनालाइज करना चाहता है और आपको यहां से एक्सेलेटिंग दिखना चाहिए, तो उसने बोला एक्स्ट्रा, जब भी तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आओगे बच्चों, वहां एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखाओ। एक्स्ट्रा फोर्स दिखाने के बाद जो भी एनालिसिस करोगे हर बार वो सेम ही एनालिसिस आएगी जो तुम्हारी होनी चाहिए, है ना। जैसे यहां से और यहां से इस ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन तो नहीं बदलती ना, ये तो सेम ही जगह पर है, बट यहां से इसे अलग दिखता है और यहां से इसे अलग दिखता है, मतलब ऑब्जर्वर 1 को अलग दिखता है, ऑब्जर्वर 2 को अलग दिखता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुद्दा है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर अगर यहां से तुम एनालाइज करना चाहते हो तो एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। किधर दिखाना पड़ेगा सूडो फोर्स? सूडो फोर्स हमेशा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलेरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब एक सूडो लगाना है, एफ पी मतलब सूडो फोर्स, एंड सूडो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास क्या होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर एनालिसिस, ये बात समझ में आ रही है। और एक्सेलेरेशन क्या होगा बच्चों? एक्सेलेरेशन ए क्या है? ए है एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, acceleration of object of acceleration of non inertial frame बच्चों। तो अब डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स शुड बी ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो वी हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स में, यहां फिर से लिख देता हूं, एफ पी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, एंड डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, यहां डायरेक्शन लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ pseudo force must be in opposite direction of non-inertial frame acceleration। आई होप यू अंडरस्टैंड। और यहां पर m और a का मतलब मैं यूजुअली बता चुका हूं आपको। ये है तुम्हारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर एनालिसिस, ठीक है, ये है तुम्हारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर एनालिसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो ए है वो क्या है बच्चों? एक्सेलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम बच्चों। अब इसी क्वेश्चन पर अगर हम वापस आते हैं बच्चों,
तो यहां पर देखो, यहां पर एक सूडो फोर्स हम लोग दिखा सकते हैं, और ये सूडो फोर्स कितना होगा, ध्यान से देखना, ये सूडो फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन बच्चों, मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब मैंने उल्ट इधर की तरफ क्यों लगा, देख नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलेरेशन इधर था, तो जो ऑब्जेक्ट की एनालिसिस करें उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इसी इसका मास इनटू जो इसका एक्सेलेरेशन मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स है, ये मत समझना एक्सेलेरेशन है, दिस इज द फोर्स, m इंटू ए फोर्स की वैल्यू है, m इंटू ए इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। अब क्या होगा, अगर मैं अब इस फ्रेम से इसकी एबीडी ऑब्जर्व करूंगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स बच्चों नीचे लग रहा होगा, और एक फोर्स इधर लग रहा है, ये दोनों तो बैलेंस करोगे इस फ्रेम के हिसाब से, लेकिन ये इसको एक्सेलेरेट करा, इस फोर्स की वजह से तुम्हें एक्सेलेरेट करते हुए दिखा। तो न्यूटन ने पूरा जुगाड़ बिठा दिया, उसने बोला अच्छा ये हर जगह वैलिड होगा, ये इंटरेस्टिंग सी बात है, जहां भी तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम देखोगे वहां हर जगह वैलिड हो जाएगा। तो यही एक इंटरेस्टिंग सा जुगाड़ था न्यूटन ने। अब न्यूटन मतलब इतने बड़े मुसीबत में आ गया था कि अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम से उसने ढंग से प्रूव ही नहीं किया, तो ही हैज टू फाइंड अ जुगाड़ दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। तो न्यूटन ने जो बड़ी गलती की तो उसको रेक्टिफाई कर दिया, उसको सही कर दिया उसने। और वो सही क्या किया, तो उसने जो एक्सेलेरेशन इनटू मास, एक्सेलेरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम इनटू मास को मल्टीप्लाई करके ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाकर उसने एक फोर्स डाल दिया, जिससे पूरी एनालिसिस ठीक आ गई थी। मतलब इस ऑब्जर्वर को जो एक्सेलेरेशन दिख रहा था वो जस्टिफाई हो गया, मतलब इसको एक्सेलेरेशन किस फोर्स की वजह से दिख रहा था, सूडो फोर्स की वजह से दिख रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ ज्यादा बहुत डिफिकल्ट सी बात मैंने आपको नहीं बताई है, तो आप रट सकते हो इस चीज को। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ, एक क्वेश्चन लिया हुआ कि वी हैव दिस लिफ्ट, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बहुत क्लियर कट एक चीज बता रखा है, इस ये देखो एक्चुअल में एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, ऐसे करके एक वेइंग मशीन पे खड़ा है बंदा, इसका मास m है, ठीक है। अगर ये लिफ्ट एक्सेलेटिंग नहीं है, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट, इफ एलिवेटर भी बोल देते हैं कई बार से, इफ एलिवेटर इज एट रेस्ट बच्चों, ठीक है, देन नॉर्मल कितना एक्सपीरियंस करोगे आदमी, तो आदमी का आपने एफबीडी बनाया, ऊपर की तरफ नॉर्मल और नीचे की तरफ mg और n इक्वल्स टू mg। और मैंने आपको यह बताया था कि जो वेइंग मशीन की रीडिंग होती है बच्चों, जो वेइंग मशीन की रीडिंग होती है, इस बात को ध्यान से समझना, जो वेइंग मशीन की रीडिंग होती है वो हमेशा नॉर्मल फोर्स ही होती है, तो ये mg रीड कर रहा होगा, है ना। ये अगर एलिवेटर यही रीडिंग होगी, रीडिंग कितनी होगी बच्चों, रीडिंग कितनी होगी, रीडिंग इक्वल्स टू mg होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, रीडिंग इक्वल्स टू mg, क्योंकि तुम्हें पता है जितना नॉर्मल मैन एक्सपीरियंस करता उतना ही, देखो नॉर्मल एक्सपीरियंस बाय वेइंग मशीन इज गोइंग टू बी योर रीडिंग, नॉर्मल एक्सपीरियंस। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो जितना आदमी पे ही नॉर्मल लगेगा उतना ही नीचे नॉर्मल लगेगा, पेयर फोर्स में आता है हमेशा। तो वही इसी बार हर बार हम लोग नॉर्मल एक्सपीरियंस बाय वेइंग मशीन बोले या नॉर्मल एक्सपीरियंस बाय मैन बोलो, दोनों सेम बात है, ठीक है। अगर मैं अब इसको एक्सेलेरेट कर दूं ऊपर की तरफ, इसको एक्सेलेरेट, इफ लिफ्ट एलिवेटर, जो बोलना चाहो आपकी मर्जी है, इफ लेफ्ट और एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग अपवर्ड्स बच्चों, ठीक है, विद एक्सेलेरेशन ए, विद एक्सेलेरेशन ए, ठीक है, विद एक्सेलेरेशन ए। अगर लिफ्ट ए एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, इन दैट केस फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। आई होप यू अंडरस्टैंड, कितना रीड कर रहा होगा। अब ये ज्यादा रीड कर रहा होगा एन से, अच्छा हालांकि हमें पता है, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं कि अगर ऊपर एक्सेलेरेट करता है तो वेट बढ़ जाता है, नीचे एक्सेलेरेट करता है तो वेट घट जाता है, एक्सेलेरेट नहीं करना तो जो वेट होता है mg होता है वही दिखता है। ऊपर जा रहा है तो एक्सेलेरेशन जो है वो बढ़ गया, लेकिन अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए सूडो फोर्स का अप्रोच लेता हूं, क्योंकि अच्छा तुम ग्राउंड से देखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ग्राउंड पे बैठो एनालिसिस करें, अगर ग्राउंड से एनालिसिस करेंगे तो तुम कहोगे भैया ये रहा बंदा, ये ऑब्जर्व कर रहा है ग्राउंड पे बैठ के, बंदा ये ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे बैठा है, ये ऑब्जर्वर है अगर ग्राउंड पे बैठा। अच्छा ये एक बात ध्यान रखेंगे, ग्राउंड हमारे लिए बाय डिफॉल्ट रेस्ट पर होता है, ये बात सब लोग दिमाग में बिठा लो। हालांकि अर्थ एक्चुअल में रोटेशन है, बट वी एज्यूम कि ग्राउंड, हमारी फिजिक्स में एनालिसिस के लिए हम ग्राउंड को रेस्ट मान लेते हैं, ये मान के चलना पड़ेगा। तो ग्राउंड हमारे लिए हमेशा इनर्शियल फ्रेम है, अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड बैठा तो उसके लिए इनर्शियल फ्रेम है, मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 माना है। लिख लो इस बात को, स्टेटमेंट को, बाय डिफॉल्ट वी एज्यूम ग्राउंड टू बी एट रेस्ट। तो ग्राउंड हमारे लिए हमेशा इनर्शियल फ्रेम ही है बच्चों। तो ऑब्जर्वर 1 अगर जो कि ग्राउंड पे बैठा तो ये इनर्शियल फ्रेम हो गया, इसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, इसने बोला जी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करी, तो लिफ्ट के ऊपर बैठा है आदमी, तो आदमी भी ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा होगा, और हमने बना दिया इसका एफबीडी।
ऊपर की तरफ बच्चों एन लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, और ये हो गया आपका एक्सेलेशन। तो आपने कहा n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए बच्चों। तो n आ गया आपका, ओके, n आ गया आपका mg प्लस एम ए। तो जो वेट था वो एम ए प्लस हो चुका है। जो वेट mg था पहले एट रेस्ट पर, जैसे यहां पर आपने रीडिंग देखा होगा, ये mg था, तो यहां पर क्या आ गया mg प्लस एम ए बच्चों, mg प्लस एम ए। तो वेट बढ़ गया, ये बात रियलाइज होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर वेट बढ़ गया है, बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर वेट बढ़ गया है तो हम लोग सूडो फोर्स से कैसे एनालिसिस करेंगे, इसी वेट की रीडिंग को हम लोग सूडो फोर्स से कैसे करेंगे। तो सूडो फोर्स का मतलब क्या होता है, देखो एक्चुअल में क्या है, तुम्हारा एलिवेटर जो है वो एक्सेलेरेट कर रहा है बच्चों। तो जो ग्राउंड है वो नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम है, और जो एलिवेटर है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो हमने कहा अगर हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पे ऑब्जेक्ट को बिठा देते हैं, मतलब हम ऑब्जर्वर को यहां बिठा देते हैं इसी एलिवेटर पे, ये ऑब्जर्वर नंबर 1 हो गया, ये ऑब्जर्वर नंबर 2 हो गया, जो कि आपका एलिवेटर में बैठा है। अच्छा ये बात ध्यान रखना, एलिवेटर में बैठा वो एक्सेलेटिंग फ्रेम है, ध्यान से सुनना। अब अगर इस फ्रेम से तुम इस मैन की एनालिसिस करना चाहते हो तो तुम्हें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलेटिंग फ्रेम है बच्चों, है ना। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है, क्या ऑब्जर्वर को अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे बैठाते हो जो कि एक्सेलेटिंग है, तो ऑब्जर्वर को वो रेस्ट पे दिखने लगता है। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई एक्सीलेटिंग ऑब्जेक्ट पे, जैसे लिफ्ट एक्सीलेट कर रही थी और तुमने उसके अंदर बैठ जाते हो, तो तुम्हें एक्चुअल में लिफ्ट का एक्सीलेशन रियलाइज नहीं होता, मतलब उसे रेस्ट पे दिखने लगता है ना। और अगर आप एनालाइज करना चाहते हो, मतलब ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई एक्सीलेटिंग फ्रेम होगा उस पर हम ऑब्जर्वर को बिठाते हैं, तो पहली बात जो ऑब्जर्व करने लायक होती है कि वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है ना, जो एक्सीलेटिंग ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर दिखेगा। ये बात ठीक है। अगर रेस्ट पे दिखेगा, और रेस्ट पे दिखने के साथ तुम्हें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा एनालिसिस के लिए। तो तुमने कहा कोई बात नहीं, देखो ये यहां पर बैठा, तो इसके अंदर बैठते ही ये रेस्ट पे दिखने लगा। ऑब्जर्वर 2, अगर ये जैसे यहां ट्रेन वाली बात थी ना, तो ट्रेन के अंदर बैठ करना, जैसे ट्रेन एक्सीलेटिंग उसको नहीं दिख रहा होगा, ट्रेन के अंदर बैठा है अगर ये ऑब्जर्वर नंबर 2, तो इसको ये ट्रेन रेस्ट पे दिख रही है और ये एक्सीलेट इधर करते हुए दिख रही है, ये समझना। तो ये रेस्ट पे दिख रहा है और ये एक्सीलेट करते हुए दिख रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इधर कोई फोर्स नहीं था एक्सीलेशन के लिए, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने इधर सूडो फोर्स दिखा दिया। हमने कहा जी कोई बात नहीं, इधर एक फोर्स दिखा देते हैं जो इस फोर्स को जस्टिफाई कर देगा। बहुत अच्छी बात है। तो तुमने भी वही किया, तुमने एक ऑब्जर्वर 2 को बिठा दिया लिफ्ट के अंदर। अब लिफ्ट किधर एक्सेलेट करे, ऊपर की तरफ। तुमने कहा भैया अब भाई अभी इसके एनालिसिस अगर हम करते हैं, अगर हम इसके एनालिसिस करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जी। तो ये ऑब्जर्वर 2 को कॉपी कर लिया हमने, ऑब्जर्वर 2 के हिसाब से कहो तो एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर 2। तो पहली बात, ऑब्जर्वर नंबर 2 का क्या एनालाइज होगा, ऑब्जर्वर मस्ट बी फीलिंग हिमसेल्फ एट अ रेस्ट, मस्ट बी, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मस्ट बी फीलिंग, समझ में आ रहा है, उसको लग रहा होगा कि वो रेस्ट पर है, फीलिंग ही इज एट रेस्ट, ही इज एट रेस्ट, ठीक है, उसे रेस्ट पे आ गया। अब अगर वो रेस्ट पे दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि यार ये तो पूरा स्टेशनरी सिस्टम, अगर स्टेशनरी होता, सुनो, अगर स्टेशनरी होता तो जो इस पे नॉर्मल लगता और एमजी लगता, ये दोनों इसको बैलेंस करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि नॉर्मल यहां पर, अपने जब ग्राउंड से एनालिसिस किया तो देखो नॉर्मल फोर्स नहीं चेंज हो, कोई फ्रेम बदलने से फोर्स की जो वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, वो चेंज होती है। जैसे यहां पर जितना नॉर्मल लग रहा होगा उतना ही नॉर्मल लगेगा। ऐसा नहीं कि आप चाहे ग्राउंड से एनालिसिस करो या यहां से एनालिसिस करो आपका नॉर्मल फोर्स चेंज होगा, नहीं। आप चाहे यहां से ऑब्जर्व करो, अगर एक्सीलेटिंग अपवर्ड है तो नॉर्मल यही आएगा, चाहे जिस फ्रेम से देख लो। फोर्स कभी फ्रेम बदलने से चेंज नहीं होता है, फोर्स की वैल्यू। अगर जैसे मान लो कोई सिस्टम है, आपने एक फ्रेम से देखा, आपको नॉर्मल की वैल्यू इतनी दी, उस सर्टेन फोर्स की बात करो, नेट फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे चेंज हो सकता है, लेकिन उस सर्टेन फोर्स, जैसे सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल की बात करेंगे हम लोग, सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल का जो इंडिविजुअल वैल्यू होगी नहीं चेंज होगी, एमजी की जो इंडिविजुअल वैल्यू होगी वो नहीं चेंज होगी, ये बात ध्यान रखना। तो अगर ऑब्जर्वर कहीं से भी देखे, जो इंडिविजुअल फोर्सेस की वैल्यू वो चेंज नहीं होती है। नेट फोर्स ऑन द बॉडी माइट चेंज, मे चेंज, लेकिन नेट फोर्स बॉडी पे चेंज हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल फोर्सेस नहीं चेंज होंगे। बड़ी देखो, आप करने के हजार तरीके होते हैं क्वेश्चन को, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं बेसिक है। अब बेसिक बात को ध्यान से सुनने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट चीजें, और डिफिकल्ट चीज मतलब डिफिकल्ट क्या कहोगे इसको, इंटरेस्टिंग चीजें ना थोड़ा ध्यान से सुननी पड़ती है, उसको मैं इसमें एंटरटेनमेंट नहीं डाल सकता। जो फैक्ट है वही स्टेट करूंगा, और एंड आई ट्राई टू कीप इट सिंपल, और बहुत आसानी से बताने की कोशिश करूंगा मैं से, ताकि आप इस चीज को एब्जॉर्व कर पाए, है ना। जैसे ये बात है कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो
एक ऑब्जर्वर है, जैसे ये इन दोनों ऑब्जर्वर की हम बात करते हैं, ये बेचारा ग्राउंड पे बैठ के देख रहा था, ये अंदर बैठ के देखा, तो इधर नॉर्मल लग रहा है और इधर एमजी लग रहा है। अब ये एक्सीलेटिंग फ्रेम है, ध्यान रखना इस बात को। एक्सीलेटिंग फ्रेम में एक ऑब्जर्वर यहाँ, एक ऑब्जर्वर यहाँ, तो इसने ऑब्जर्व किया तो ये एन एमजी, और जो नॉर्मल की वैल्यू आई एन इक्वल टू एमजी प्लस एम ए आई, इसके लिए भी इतनी आनी चाहिए। इंडिविजुअल नॉर्मल फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, एमजी की वैल्यू भी इतनी होनी चाहिए जितनी है, तो ये सारी वैल्यूज चेंज नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। वैल्यूज इंडिविजुअल, लेकिन नेट फोर्स ऑन द बॉडी माइट चेंज, क्योंकि जब फ्रेम चेंज करते हो तो एक्स्ट्रा फोर्स इंट्रोड्यूस करके नेट फोर्स चेंज कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल फोर्सेस को चेंज नहीं करना। ये बात समझ में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ये चीजें मैं आपको ना जब आगे चैप्टर्स में लाऊंगा तो उसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यूज करूंगा, ठीक है। तो अब तुमने देखा कि इस फोर्स, जब यहाँ ऑब्जर्वर 2 है तो इसको एन और एमजी दिख रहा है, तो एन और एमजी तो नहीं चेंज हुआ, तो एन और एमजी नहीं चेंज होगा। इसको ये तुम्हें पता है कि ये चीजें ऑब्जर्वर किस पे चीजों को एक्सपीरियंस कर, रेस्ट पे, क्योंकि ऑब्जर्वर फ्रेम के अंदर बैठेगा तो फ्रेम हमेशा उसे रेस्ट पे दिखेगा, और इसके हिसाब से अगर आपने कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दिखाया, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, तो एन इक्वल टू एमजी होना चाहिए, जो कि गलत बात है। दिख रहा ना तुम्हें, क्योंकि नॉर्मल फोर्स बदलना नहीं है, एन की जो वैल्यू आएगी एक्सीलरेटिंग फ्रेम में एन इक्वल टू एमजी प्लस एम ए ही आनी चाहिए। इस केस में एन इक्वल टू एमजी आना गलत है, इसका मतलब तुमने कुछ एनालिसिस गलत किया। वो एनालिसिस क्या थी? क्योंकि न्यूटन ने कहा था भैया अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता तो दूसरा पॉइंट अप्लाई सूडो फोर्स, अप्लाई सूडो फोर्स। अगर सूडो फोर्स नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में घुसते ही। तो उसने कहा किधर एक्सीलेट करा? ऊपर की तरफ एक्सीलेट करा, ठीक है। इसे फोर्स किधर लगाओ? नीचे की तरफ लगाओ। कितना लगाओ? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस आदमी का मास कितना था? m, इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम कितना है? और नॉन इनर्शियल फ्रेम ये है फ्रेम, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, तो इनटू ए। डायरेक्शन क्या होगी? जिधर एक्सेलेरेट करा उसके ऑपोजिट। ये देखो भाई, ऊपर एक्सेलेरेट करा तो मैंने नीचे की तरफ दिखा दिया, करेक्ट है। अब इसे रेस्ट पे दिख रहा है, देखो अब इसे रेस्ट पे दिखेगा, कोई बराबर नहीं, ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होगा, तो एन इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। बच्चों नॉर्मल फोर्स सेम आ गया, आई होप यू अंडरस्टैंड, नॉर्मल फोर्स सेम आ गया। तो इसको नॉर्मल जो दिख रहा है ना, इसको जो नॉर्मल दिख रहा है वो एम जी प्लस एम ए ही दिख रहा है। बट ये तभी दिखा, देखो हमारी एनालिसिस चाहे ग्राउंड से करो चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम से करो, इस बात को समझने की कोशिश करना। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको शायद लग सकता है, लेकिन बहुत अच्छी सी चीज है कि आप चाहे ग्राउंड से देखो नॉर्मल फोर्स, एक्सीलरेटिंग फ्रेम में देखो नॉर्मल फोर्स, जो इस वाले क्वेश्चन में जो नॉर्मल फोर्स की बच्चों वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए एम जी प्लस एम ए। तो मैं चाहे यहां से ऑब्जर्व करूं चाहे मैं इसके अंदर से, आंसर ये आना चाहिए। तो मैंने कहा जी मैंने यहां से ऑब्जर्व किया, एन ऊपर था, एम जी नीचे था, और यहां से मुझे ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाते हुए लिफ्ट दिख रहा होगा ऊपर की तरफ। लेकिन हाँ, तो बेसिकली अगर अभी यहां अप्लाई करूंगा तो एन माइनस एम जी इक्वल टू एम हो जाएगा, करेक्ट है बात। ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब तुम्हें मैंने ये बोला कि इंडिविजुअल फोर्सेस की वैल्यू फ्रेम बदलने से नहीं बदलती, तो मैंने यहां ऑब्जर्वर को डाल दिया, मैंने ऑब्जर्वर को यहां डाला, तो ऑब्जर्वर कर रहा है यार मैं अंदर बैठते मुझे तो दुनिया रेस्ट पे दिखने लगी। चलो अच्छी बात है, दुनिया रेस्ट पे दिख रही थी। तो अब इस पे कौन कौन से दो फोर्स लग रहे थे? एन लग रहा था और एमजी लग रहा था, और इसे एक्सीलरेशन नहीं दिख रहा था, एक्सीलरेशन नहीं दिखा, ठीक है। एन दिखा और एमजी दिखा और इसे एक्सीलरेशन नहीं दिखा। तो तुम अगर सीधा जैसे यहां ऑब्जर्वर दिखा, तुमने एन दिखा और एमजी दिखा बट एक्सीलरेशन नहीं दिखा, इसका मतलब एन इक्वल टू एमजी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो न्यूटन ने इस करेक्शन को कैसे किया? तो उसने बोला था भाई जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम पे जाना एक चीज मत भूलना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मल्टीपल रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद फटाफट क्वेश्चन पे आएंगे, इस चीज को समझ गया। तो जैसे ही ऊपर एन लगा एमजी लगा, तुमने एन इक्वल टू एमजी की गलती हो गई, क्योंकि तुमने सूडो फोर्स नहीं दिखाया। सूडो फोर्स लगाना है जब भी तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आओगे, we have to apply pseudo force, and that pseudo force must be equal to mass into acceleration in the opposite direction of the acceleration of the non inertial frame, ठीक है। तो अब नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है ना, तो किधर होना चाहिए? नीचे की तरफ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज द मैन, ठीक है, इनटू एक्सीलरेशन, करेक्ट है, आसान सी बात, बहुत बढ़िया। तो एन इक्वल्स टू एमजी प्लस एम आ गया। अब देखो अगर इसी चीज को तुम थोड़ा और ध्यान से देखते, अगर मान लो तुम देखो समझदार आदमी हो भाई, तुम लोग सारे तेज लोग हो, अगर मान लो ये तो कुछ नहीं है, मान लो ये हो गया, ठीक है, अच्छा ये भी टेढ़ा हो गया, ओके। तो दिस इज द एलिवेटर एंड वी हैव दिस मैन अगेन, ठीक है, और ये फिर से चलो मान लेते हैं किसी वेइंग मशीन में बैठा हुआ है, और ये लिफ्ट इस बार नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है, ठीक है। अब मैंने बोला चाहे तुम ऑब्जर्व कहां से करो, चाहे ग्राउंड से कर ले बच्चे चाहे अंदर से कर ले, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू तो सेम आएगी, जो होगी जो उस केस में नॉर्मल होगा वही रीडिंग होगी और वैल्यू वही सेम आने वाली है बच्चों। तो इफ लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड, मैंने कहा इसकी नॉर्मल फोर्स की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर निकालो। एलिवेटर मतलब एलिवेटर के अंदर ऑब्जर्वर बिठा दो भाई, यहां पर हमने एक ऑब्जर्वर बिठा दिया, हमने कहा अब तू ही ऑब्जर्व कर ले यहां पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा। तो उसने मान लो ऑब्जर्वर नंबर है, जो ऑब्जर्वर है ये
इसने कहा अच्छा जी करता हूं, पर जैसे मैं अंदर आ रहा हूँ वो ऑब्जर्व कर रहा है भैया जैसे मैं अंदर आया मुझे तो दुनिया पूरा लिफ्ट रेस्ट पे दिखने लगा। तो तुमने कहा कोई बात नहीं, चलो इसका एफबीडी बना के देखते हैं। तो तुमने एफबीडी बनाना शुरू किया। तुमने कहा भैया ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है और नीचे की तरफ एमजी लग रहा है, ठीक है। अगर मुझे रेस्ट पे दिख रहा तो मेरे हिसाब से एक्चुअल में एन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एमजी। बट ये जो बंदा था, ये ऑब्जर्वर है ना, ये न्यूटन्स के लॉस को भूल गया। न्यूटन्स लॉस तो में करेक्शन जो उसने किया था सूडो फोर्स वाला वो भूल गया, तो वो भी दिखा देगा तो बात सही हो जाएगी। कैसे? इसने बोला, इसने अब मैंने इसको समझाया कि देख भाई तू गलती क्या कर रहा है कि यहां पर देख, तू जहां बैठा ना वो एक्चुअली वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तू बैठा ये एक्चुअल में ये लिफ्ट एक्सेलेरेट करी डाउनवर्ड, तो तू यहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखा। कौन सा फोर्स दिखाएगा ऑब्जर्वर? कौन सा फोर्स ऑब्जर्वर दिखाएगा? ऊपर की तरफ सूडो फोर्स दिखाएगा, एफपी दिखाएगा। और एफपी की वैल्यू ऊपर की तरफ क्यों दिखाया? क्योंकि इस बार जो एक्सेलेरेशन है बच्चों नीचे की तरफ है। अगर एक्सेलेरेशन नीचे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें दिखाना पड़ेगा सूडो फोर्स, एंड दैट मस्ट बी बच्चों, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास क्या? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर एनालिसिस, है ना, इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब तुम ये लगा के बैलेंस करोगे, तुम्हें रेस्ट पे दिख रही, चलो रेस्ट पे दिख रही, तो वी हैव थ्री फोर्सेस। पहला फोर्स कौन सा बच्चों? एक नॉर्मल है, एक एफपी है और दूसरा एमजी। और तुम्हें रेस्ट पे दिख रही है तो ऊपर के सारे फोर्सेस नीचे के फोर्स के बराबर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो तुमने क्या बोला कि भैया देखो एन प्लस एफ पी इक्वल टू एम जी हो जाएगा। क्या सही है एनालिसिस? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है अभी तक। और यहां पर एम ए लिख देते हैं, तो जो एम जी आएगा ये आ जाएगा। तो एन जो आएगा बच्चे वो आएगा एम जी माइनस एम ए, है ना। तो ये बिल्कुल सही से निकाल दिया। बट यहाँ पे करेक्शन क्या था बच्चों? यहाँ करेक्शन ये था कि तुमने सूडो फोर्स दिखाया है, तुमने सूडो फोर्स दिखाया, मतलब सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर एक्सेलेट, अब तुम कोई भी तुम्हें जहां पर एक्सेलेटिंग फ्रेम दिखे ना, अगर वहां से तुम्हें ऑब्जर्वेशन करनी है तो भाई ये दिमाग में बिठा लो, तुम्हें सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। अगर तुमने सूडो फोर्स नहीं दिखाया तो न्यूटन्स लॉ ही गलत है, ये मान जाओ। एक बार तुम क्या करो, अब ये भी बात, दो चीजें ध्यान रखें कि तुम किसी नॉन यूनिवर्सल फ्रेम पे अगर तुम बैठते हो, ग्राउंड तुम्हारे लिए बाय डिफॉल्ट जीरो एक्सीलरेशन फ्रेम है, ये बात पहला पॉइंट। मैं इनफैक्ट तीनों चीज को समराइज कर देता हूं। ग्राउंड बाय डिफॉल्ट इनर्शियल फ्रेम मतलब जीरो एक्सीलरेटिंग फ्रेम है, ठीक है, करेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड में बैठता है तो बाय डिफॉल्ट इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, फ्रेम एट रेस्ट पे बैठा हुआ है, हम मान के चलते हैं। ये अजम्पशन है, ऐसा नहीं कि एक्चुअल में ग्राउंड तो एक्चुअली अर्थ तो ऐसे से रोटेट कर रही है, बट कुछ तो मानना पड़ता ना, किसी पॉइंट से हमें शुरू करना पड़ता है। दैट पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग इज, लेट अस अज्यूम ग्राउंड एट रेस्ट। करेक्ट है बात, है ना, ये बात तो समझ में आ रही होगी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठे हो तो आपको अंदर बैठ गया ना, जैसे इस वक्त हम लोग अर्थ बैठे तो क्या हमें अर्थ एक्सीलरेटिंग दिख रही है? सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है, सोचो क्या हमें अर्थ एक्सीलरेटिंग दिख रही है? बिल्कुल नहीं। हमें लग रहा है यार ग्राउंड तो रुका हुआ है, बट एक्चुअली इट इज एक्सीलरेटिंग। तो हम ऑब्जर्वर है, ग्राउंड ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग फ्रेम है जिसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते, तो हमें रेस्ट पे दिखता है। तो यही याद रखना हमेशा। अब लेकिन अगर हमने एक्सेलेरेशन मान लिया है जीरो तो हम लोग अपने ऊपर सूडो फोर्स नहीं दिखाते। हमने मान लिया एक्स का, अर्थ का एक्सेलेरेशन जीरो मान लिया है, माना है, ऐसा है नहीं, ये बात समझना, हमने माना एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ग्राउंड आपका एक्चुअली एक्सीलेटिंग है, लेकिन हम उसको जब ग्राउंड को जीरो एक्सीलेशन मानते हैं तो हम कह देते हैं कि हमारे पास कोई सूडो फोर्स नहीं लग रहा। करेक्ट है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन अर्थ के अलावा बाकी जो होगा उसी के हिसाब से मानेंगे। तो अर्थ के अलावा जैसे एलिवेटर था, तो पहला पॉइंट, अर्थ बाय डिफॉल्ट जीरो एक्सीलेशन। दूसरा, जिस फ्रेम पे हम बैठते हैं वो एक्सीलेशन तुम्हारा क्या जाता है? जीरो, वो हमें रेस्ट पे दिखने लगता है। उसका एक्सीलेशन जीरो नहीं आता, वो हमें रेस्ट पर दिखने लगता है। ठीक है बच्चों। तीसरा, तीसरा, अगर अब उस फ्रेम से तुम एफ इक्वल टू अप्लाई करना चाहते हो तो तुम्हें एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। फ्रेम तो रेस्ट पे आ गया, प्लस तुम्हें सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। तो तुमने सूडो फोर्स दिखाया, ठीक है, तुमने सूडो फोर्स दिखाया और उसके बाद तुम बैलेंस कर दो फोर्स, तुम्हारा काम यूं हो जाएगा। करेक्ट है बात। चलो अब तुम मानोगे नहीं तो एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं ना, मतलब अच्छी फीलिंग के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन एकदम। अच्छा ऐसे ही बोल रहा हूँ, कमाल का क्या है इसमें? अगर मान लो, आसान है, तुम सब कर दोगे। तो अगर जैसे मान लो यहां पर अगर एक ऑब्जर्वर ग्राउंड में बैठता, मान लो अभी गाड़ी ऐसे रेस्ट पर खड़ी है। पहले केस में इफ कार इज एट रेस्ट, ठीक है, अगर कार रेस्ट पर है बच्चों, कार रेस्ट पर है, ओके, व्हाई डोंट यू गो अवे, ओके थैंक यू। तो अगर कार रेस्ट पर है बच्चों, अगर कार रेस्ट पर है, अगर कार रेस्ट पर है तो क्या होगा? ऊपर की तरफ देख ले भाई, ऊपर की तरफ देख ले, टेंशन है, और नीचे की तरफ mg है, और t इक्वल टू mg होगा। सही बात है, t इक्वल टू mg होगा। तुमने कहा बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि अगर कार रेस्ट पर है तो बेचारा बॉब, बॉब है, एक्चुअली समझ में आ रहा होगा ना, दिख रहा होगा फिगर से, मैं समझाऊं? अच्छा चलो समझा देता हूं। एक
बेसिकली कार के अंदर एक सीलिंग पर हम एक रस्सी के थ्रू एक छोटे से एम मास के बॉब को चिपका दिया, ठीक है। और हमने इसमें टेंशन निकालने की कोशिश की, किस केस में, पहले केस में जब कार इज एट रेस्ट, ठीक है। तो कार इज एट रेस्ट पर टेंशन हमने निकाला, वो mg आ गया। करेक्ट है बच्चों, कोई घबराहट की बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नंबर 2 की बात करते हैं। आप क्या करते हैं, अगर हम कार को एक्सीलेट करते हैं आगे की तरफ, इफ वी एक्सीलेट बच्चों, इफ वी एक्सीलेट कार, है ना, विद एक्सेलेशन ए बच्चों, देन फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। अभी कितना टेंशन है, अभी टेंशन है स्ट्रिंग में, टेंशन है mg जब रेस्ट पर है। तो हमने कहा अच्छा जी भैया आप क्या किया जाए, अगर एक्सीलेट कर रहा होगा तो तुम्हें पता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि एक तो तुम अंदर से इसके ऊपर बैठ जाओ। अब देखो जो भी एक्सीलेटिंग फ्रेम होगा ना, उस पर अगर तुम जो फ्रेम एक्सीलेट कर रहा है उसमें बैठ के एनालिसिस करोगे तो तुम्हारा काम बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए सूडोफोर्स पढ़ाई जाता है, इसलिए पढ़ नहीं जाता क्योंकि मजा आ रहा था। हाँ ये तो ऑब्वियसली मजा तो आना ही चाहिए, लेकिन न्यूटन के फ्लॉस को भी पढ़ना था और प्लस इससे काम आसान भी हो रहा था। एक्सीलेटिंग फ्रेम में बैठ के एनालिसिस आपके फ्रेम काम को आसान कर देती है। तो हमने कहा कि अब अगर अच्छा एक्सीलेटिंग फ्रेम आ गया तो हमने कहा ऑब्जर्वर को अंदर बैठा देते। अच्छा ये ऑब्जर्वर अंदर बैठेगा बच्चों, तो क्या ये इसको क्या दिखेगा, इसको लगेगा कार रेस्ट पर है ना, कार रेस्ट पर है। अगर अब मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा, इसके हिसाब से इसका एफबीडी बनाऊंगा, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पर बच्चों इस पे mg तो नीचे लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें पता है ये किसी एक फ्रेम पे बैठा है, एक्सीलेटिंग फ्रेम पे बैठा है। तो तुम ये गलती मत करना, अगर जैसे ही तुम एक्सीलेटिंग फ्रेम में बैठना और तुम्हें ये दुनिया रेस्ट पर दिख रही है, इस बात को ध्यान रखना, दुनिया किस पे दिख रही है, अंदर की चीजें सारी रेस्ट पे दिख रही है। तुम कहोगे यार भैया अब तो इस पे हमें वो दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, और किधर होगा, जिधर एक्सीलेट कर रहा है, ये इधर की तरफ एक्सीलेट कर रहा है ना, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलेशन बच्चों, ये m इंटू ए लगाना पड़ेगा। मास ऑफ द बॉब बच्चों, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विच इज ए बच्चों, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से एक्चुअल में क्या होगा, देखो इधर की तरफ फोर्स आएगा अगर, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा होना शुरू होगा, और टेढ़ा होगा तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर ये रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसको बेचारे को रेस्ट पे दिख रहा है। तो ये कुछ जैसे यहां पर हैंग हुआ है ना, तो इसको एक्चुअल में अगर मैं इसको गाड़ी के अंदर ही बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। गाड़ी बना लेते हैं, गाड़ी तो अच्छी सी बन जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे ये लो गाड़ी बन गई अपनी, चलो बहुत इतना, भैया भी बना दें, चलो भैया बना दिया। अब यहां पर एक्चुअल में इनिशियली ऐसे था, लेकिन जो एक्चुअल में अल्टीमेटली इस ऑब्जर्वर को दिखेगा ये एंगल पे दिख रहा होगा, है ना। क्यों क्यों एंगल पे दिखेगा बच्चों, क्योंकि इस पे एक सूडो फोर्स लगा दिया इधर की तरफ एम ए, ठीक है, एम में दिख गया, एम इंटू ए, और नीचे की तरफ क्या होगा, एम जी होगा, इधर की तरफ क्या होगा, टेंशन। क्योंकि ये एक्सीलेटिंग फ्रेम था बच्चों, और एक्सीलेटिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन हमने एक एम ए दिखाया, जिसकी वजह से टेढ़ा हो जाएगा, और ये कुछ एंगल भी बना रहा होगा, ऐसा नहीं है एंगल नहीं बना रहा होगा, थीटा एंगल बना रहा होगा वर्टिकल के साथ। इस फ्रेम से एक्चुअल में इसको अंदर बैठ के इसको एक्चुअली एंगल पे दिख रहा होगा, थीटा एंगल पे दिख रहा होगा, क्योंकि एक सूडो फोर्स आ चुका होगा जिसको टेढ़ा कर देगा। ये बात रियलाइज करने की कोशिश करना, तुमने कहा बहुत अच्छी बात है। ये इसको रेस्ट पे दिख रहा है, अच्छा रेस्ट पे दिख रहा है, इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सूडो फोर्स लगाने के बाद अगर तुमने नॉन एक्सीलेटिंग फ्रेम पे बैठे और तुमने सूडो फोर्स लगा दिया, और उसके बाद उसी फ्रेम से तुमने पूरा का पूरा फोर्स जीरो दिखा दिया, तो आपका काम हो गया, यू आर डन विद द क्वेश्चन, नथिंग टू वरी। अब क्या करोगे बच्चों, अब इसका बीडी बना लेते हैं, इसका बीडी बन चुका है एक्चुअल में। ये टेंशन इधर की तरफ, mg इधर की तरफ इस ऑब्जर्वर के लिए, और ये हो गया ma बच्चों। और ये अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, देखो ना ये थीटा था ना, ये तो ये भी थीटा होगा ना। तुमने कहा बहुत अच्छी बात है भैया। तो इधर की तरफ t साइन थीटा, और इधर की तरफ t cos थीटा। और इस ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, इस ऑब्जर्वर को चीजें रेस्ट पे दिख रही हैं, रेस्ट पे दिख रही है, तो सारे फोर्सेस बैलेंस करने चाहिए एक दूसरे को। तो क्या लिखेगा तू, t sin थीटा इक्वल्स टू ma, राइट का फोर्स इक्वल्स टू लेफ्ट का फोर्स, है ना। इधर का फोर्स शुड बी बैलेंस बाय दिस, एंड वर्टिकल फोर्स शुड बी बैलेंस बाय mg, ठीक है। तो t cos थीटा इक्वल्स टू mg। अब मैंने तुमसे क्या पूछा था, मैंने तुमसे पूछा था टेंशन बता दो, है ना। तो टेंशन बताने के दोनों को स्क्वायर करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो हो गया टी स्क्वायर बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू
ma स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो t स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो t इक्वल टू रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और t का रूट ओवर कर दिया, तो दिस इज ma स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। हालांकि अब m वगैरह बाहर आ सकता है, बट इट्स ओके, लेट्स नॉट वरी अबाउट। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हिच इज चेंज। कितने से चेंज हो गई आपको रियलाइज भी हो रहा है, ये एक डिफरेंट वैल्यू बढ़ी या घटी है, तो डेफिनेटली टेंशन बढ़ा है, क्योंकि mg से तो ज्यादा ही वैल्यू आ गई, पक्की बात है, तो स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ गया बच्चों। अच्छा, कई बार अपन लोगों से यहाँ थीटा पूछता है, बोलता है किस थीटा पे ऐसे इंक्लाइंड होगा, किस थीटा पे इंक्लाइंड होगा, तो 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो tan थीटा देख के आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी आ जाएगा ना, 1 डिवाइडेड बाई 2 बच्चों। तो डिवाइड करके थीटा इक्वल्स टू बच्चों आ गया tan इनवर्स a बाई जी, है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 भी आ गया। इनफैक्ट इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं, तो 3 and 4 से वी कैन गेट टेंशन इन द न्यू टेंशन इन द स्ट्रिंग आफ्टर एक्सीलरेटिंग द कार, विल गेट अ न्यू टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड थीटा एट विच इट इज मेकिंग विद द वर्टिकल, ठीक है। जो थीटा वर्टिकल के साथ बना रहा है हम लोग वो निकाल सकते हैं। सबको समझ में आ रही होगी बात, बहुत आसान सी बात है। अगले क्वेश्चन पे सीधा मूव करते हैं, हमें और अच्छे से समझ में आएगा। चलो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। अब देख बच्चा, क्या है कि प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, तुमने 2D में पढ़ा होगा। इसने मैंने बोला कि मान लो ऐसे करते हैं, मान लो बच्चों ग्राउंड से एक बॉक्स है, वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, अभी कुछ नहीं, अभी कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अभी कोई टेंशन नहीं, मतलब ओहो मिट गया। टेंशन का मतलब अभी हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड से देखो, अंदर से देखो, तुम्हें रेस्ट पे दिखेगा, एक्सीलरेटिंग फ्रेम नहीं है। इफ बॉक्स इज एट रेस्ट, दिस इज बॉक्स, है ना। इफ बॉक्स इज एट रेस्ट, अब ऐसे समझना होता है, बॉक्स इज एट रेस्ट, ठीक है बच्चों। अब देखिए यार, फोकस करना पड़ता है। अब बहुत बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, दूर दराज के बच्चे हैं। देख बच्चों लोग, अब आप जब ऐसी चीजें पढ़ते हो ना, तो आपको थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। मैं यहाँ पे जोकरी करने नहीं आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ। पढ़ाने के लिए तुम्हें 1 घंटा फोकस करके मेरी क्लास में बैठना पड़ेगा, सारी चीजों से डिस्ट्रैक्शन हटा के, है ना। जोकरी मतलब मैं कोई बॉलीवुड का हीरो तो नहीं, तो मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगा। तो आप लोग बैठे यहाँ पे 1 घंटा बैठे, पढ़े, करियर पे ध्यान दें। और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं बहुत इतने ही छोटे शहर से आता हूँ, इतने छोटे से, और मैंने बहुत मेहनत किया इन चीजों के पीछे, तब जाके मुझे ये सारी चीजें हुई और मैं आईआईटी गया, ठीक है। एंड देन यू डू समथिंग, हार्डवर्क होता है, आपको सिर्फ सक्सेस दिखती है, पीछे बहुत हार्डवर्क होता है। तो आप लोग क्या करते हो, बैठते हो 5 मिनट देखते हो वीडियो, फिर कहते हो अरे यार ये क्या बग गया, क्या क्या बोले जा रहा है आदमी। ये आदमी जो बोल रहा है वो तब समझ में आएगा जब आप उसको ध्यान से 1 घंटा देखोगे, हर एक बात ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे। मैं इसको एंटरटेनमेंट पैकेज नहीं बना सकता। दिस इज व्हाट फिजिक्स इज ऑल अबाउट। फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ते हैं, मजा आएगा तभी। ये भी मजा आता है, इसमें मजा आना शुरू हो जाता है एक टाइम के बाद। अगर तुम्हें, ट्रस्ट मी, मतलब नशा तो नेगेटिव वर्ड है, बट यू गेट पैशनेट अबाउट, लाइक तुम्हें मजा आने लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे तुम्हें खेलने में मजा आता है ना, वैसे क्वेश्चन सॉल्विंग में मजा आता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना अच्छे से काम करने लगता है ना, वो भी एक मजा ही है। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही किक देता है, जैसे किक बोलते हैं। ऐसा नहीं कि तुम इसको नेगेटिव नशा, नेगेटिव वर्ड में ले आओगे कि तुम जैसे शराब पी के मजा आता है, वैसा वैसा नहीं। ये एक पॉजिटिव नशा है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना एक पॉजिटिविटी है। दिमाग को जब बहुत हेल्दी फील होता है, दिमाग को लगता है यार ये तो बहुत अच्छी चीज आज मैंने की। जब आईआईटी का पेपर आएगा ना, तुम लोग कभी कोई एडवांस के पेपर लो और बैठ के सॉल्व करो, मैं गारंटी देता हूँ तुम 11th क्लास में तो और इन चैप्टर्स के एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, है ना। अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया, और एडवांस के सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे नए क्वेश्चन होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग को बहुत अच्छे से ट्रेन होना पड़ेगा, बहुत अच्छे से ट्रेन होना पड़ेगा, मतलब जो बच्चे सेलेक्ट कर। तो तुम इनफैक्ट जब तुम एग्जाम में बैठोगे और एडवांस पेपर के क्वेश्चन सॉल्व होने में, तुम्हें लगेगा कुछ तुमने नया सॉल्व किया, क्योंकि नए होते हैं ना क्वेश्चन सारे। तो इस बात को समझो, 1 घंटा बैठ के इसको टाइम दो। मैं बार बार हर क्लास में समझाता हूँ, नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो। ये चीज तुम्हें जो मिल रही है, ये मतलब, अब मैं बार बार क्या ही एक ही चीज बोलूँ, ये बेस्ट कंटेंट है आपके लिए, चीजों के लिए। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता। ट्राई दीज क्वेश्चंस, ट्राई दीज क्वेश्चन, अच्छे से सॉल्व करो, कंटेंट करो बच्चों, इधर उधर की बातें नहीं, इस पे फोकस। एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो फोकस करके अपने टीचर पे भरोसा करो और उससे आगे बढ़ो, ठीक है। जहां भी डिसाइड कर लिया, ऐसे नहीं, आपके पास हजारों ऑप्शन है, आप जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां कर लो, लेकिन एक बार कर लिया फिर फोकस करो, फिर टाइम पास की एक्सपेक्टेशन मत करना, ठीक है। तो मैंने कहा अगर बॉक्स इज एट रेस्ट और आपने यहाँ पर यू स्पीड से फेंका है ना, तो अब ये ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल करते हुए दिखेगा, करेक्ट है, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ जी आएगा, आपको पता है बच्चों, नीचे की तरफ जी आ रहा है, करेक्ट है। अब नीचे की तरफ जी आ रहा है,
तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा बच्चों, mg लग रहा है। अगर मैं इस पे हमेशा देखूं तो नीचे की तरफ हमेशा हर एक पॉइंट पे नीचे की तरफ, हर एक पॉइंट पे नीचे की तरफ mg लग रहा है। करेक्ट है। तुमने कहा बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। तो जैसे एनालिसिस हम लोग 2D में करते थे वैसे करेंगे। कैसे एनालिसिस करते थे, टाइम निकालने का जो तरीका था वो कर लेते थे, एक ही एक्सेलेरेशन है ना। तो यूजुअल मेथड है इसको सॉल्व करने का, यूजुअल मेथड, यूजुअल मेथड समझ में आता है कि भाई जो 2D में किया था प्रोजेक्टाइल का सॉल्व करने के लिए, टाइम पीरियड होगा 2u sin थीटा बाय g, जो रेंज होता था वो भी वैसे निकाल लेंगे, मैक्सिमम हाइट था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वो सब सेम है, कुछ अलग नहीं है। अब मुद्दा क्या आएगा, अब मुद्दा क्या आएगा ये समझना। अब मुद्दा क्या आएगा, अगर मैं इस बॉक्स को इधर की तरफ एक्सीलरेट कर देता हूं। नंबर 2, इफ बॉक्स इज एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटेड बच्चों, एक्सीलरेटेड टूवर्ड्स लेफ्ट, एक्सीलरेटेड टूवर्ड लेफ्ट, अगर लेफ्ट की तरफ एक्सीलरेट हो जाता है तो अब ऑब्जर्वर, अब हालांकि तुम यहां से भी एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा अगर एक्सीलरेटिंग फ्रेम है तो हमेशा अंदर बैठ जाओ। ये देखो जी अंदर बैठा दिया ऑब्जर्वर, तो हम एनालिसिस क्या होगी, ऑब्जर्वर अपना हो गया एक्सीलरेटिंग फ्रेम में, ऑब्जर्वर इज इन एक्सीलरेटिंग फ्रेम। अब इस ऑब्जर्वर को बच्चों आप ही बताओ कहां दिखे, क्या दिखेगा, ऑब्जर्वर को बॉक्स रेस्ट पे दिखेगा, और बॉक्स रेस्ट पे दिखेगा, लेकिन आपको पता है रेस्ट पे दिख रहा है, लेकिन उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है, आपको सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। तो इस पे एक सूडो फोर्स बच्चों दिखाना पड़ेगा, किधर की तरफ सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, ये समझना, एक राइट की तरफ सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रेम एक्सीलरेट कर रहा था वो लेफ्ट की तरफ कर रहा था, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितना होगा बच्चों, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन, है ना। तो इस पे दो फोर्स आ गया। अब इसके बाद ये यूजुअल मेथड से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इस पे दो फोर्स कर रहा है, दो फोर्स काम कर रहा है, एक्सीलरेटिंग फ्रेम में बैठकर दो फोर्स काम कर रहा है। तो ये बात प्लीज ध्यान रखना कि इस बॉक्स में जैसे ही बैठेगा इस पे दो फोर्स लगने लगेगा। अब इसमें जो भी पूछेगा, मतलब आप समझ में आ रहा है ना आपको कि इस पे जो एक्सेलरेशन होगा, पहले इसमें क्या था, ए वाई इक्व टू माइनस जी था और ए एक्स इक्व टू जीरो था, लेकिन अगर यहां पे हम बात करेंगे तो ए वाई इक्व टू तो माइनस जी है, बट ए एक्स इक्व टू फिर से ए एक्स्ट्रा आ गया, है ना, प्लस ए आ गया। तो इस बार दोनों डायरेक्शन, यहां से तुम्हें दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखता है, इस फ्रेम से, इस फ्रेम से तुम्हें दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे तुम एक्सेलरेट करते हो तुम्हें एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन दिखता है। अब इसके हिसाब से तुम इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स और वाई में लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो इसी यहीं पर एक जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से सुनना। जी इफेक्टिव मतलब कि इस पे जो नेट नेट जैसे दो फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों, एक क्या लग रहा है तुम्हारा, एक लग रहा है एम ए और दूसरा लग रहा है एम जी। जी इफेक्टिव बस नाम है, सूडो फोर्स दिखाने के बाद जो नेट फोर्स लगता है उसे जो एक्सेलरेशन आता है उसे हम लोग जी इफेक्टिव बोल देते हैं। तो यहां पर जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा एफ नेट इज गोइंग टू बी बच्चों रूट ओवर एम जी स्क्वायर, है ना, प्लस एम ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एम ए नेट एंड दैट इज गोइंग टू एम एम कैंसिल हो जाएगा, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो ए नेट को ही जी इफेक्टिव बोल देते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जी इफेक्टिव मतलब जो इफेक्टिव ग्रेविटी लग रही है, वो जो इफेक्टिव ग्रेविटी लग रही है वो नीचे की तरफ नहीं मानते हैं उसको कुछ एंगल पे मानना शुरू करते हैं। एंगल भी निकल जाएगा यहीं से, अगर तुम देखोगे तो एंगल क्या होगा, अगर इसको थीटा मानते हो तो दैट इज गोइंग टू बी ए बाई जी, ठीक है। ए बाई जी की डायरेक्शन में कुछ जी इफेक्टिव, मतलब अगर तुम इस फ्रेम से बैठ के देखोगे तो बच्चों, तो तुम्हें ग्रेविटी की जो एक्सेलेरेशन दिखेगी, जो ये तुम्हें लगेगा कि ये रेस्ट पर है, इधर की तरफ एक्सेलेरेट हो रहा है, ग्रेविटी इधर की तरफ दिखेगा, है ना। तो यहां पर जी इफेक्टिव के बारे में पूछ लेता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, नॉट वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ जी इफेक्टिव, आपको यहाँ जी इफेक्टिव निकालना चाहिए, सूडो फोर्स में जी इफेक्टिव, ऐसे केसेस में जी इफेक्टिव की बात होनी चाहिए, करेक्ट है। और बाकी बात रही बाकी सॉल्विंग की, जो प्रोजेक्टाइल होगी, अब प्रोजेक्टाइल जो हो रही है यहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल जैसा ही दिखेगा, लेकिन जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में तुम्हें फोर्स दिख रहा होगा, है ना। तो आप फिर से सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको, सॉल्विंग नहीं, यहाँ पर जी इफेक्टिव लिख लो, जब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। मैं इसके ट्यूटोरियल क्लास में इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लूंगा, जिसमें जी इफेक्टिव बॉक्सेस वगैरह में करके अच्छे से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब जैसे बच्चे एक और क्वेश्चन अपने पास, एक और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने कर रखा अगर आपको याद हो तो, बट इसको हमने सूडो फोर्स से नहीं किया था, इसको हमने सूडो फोर्स से नहीं किया था, इस बात को समझते हैं। इसको हमने कैसे किया था, देखिए एक ब्लॉक था और एक इंक्लाइन प्लेन था। इंक्लाइन प्लेन मतलब जिसे हम लोग वेज बोलते हैं, वेज कैन एक्सेलरेट, और बॉक्स, अगर देखो यहाँ सारी सर्फेसेस स्मूथ है, ऑल दी सर्फेसेस आर स्मूथ, ऑल दी सर्फेसेस आर स्मूथ, ऑल दी सर्फेसेस आर स्मूथ बच्चों, ठीक है। ऑल दी सर्फेसेस आर स्मूथ, सारी सर्फेसेस स्मूथ है, ठीक है। अगर सारी सर्फेसेस स्मूथ है बच्चों, तो फंडा क्या है कि अगर तुम इस ब्लॉक को छोड़ोगे तो ये पीछे की तरफ भागेगा, ठीक है। तो मैं कोई बात नहीं, तो दोनों का एफबीडी बना लेते हैं। देखो इस वाले का एफबीडी हम बनाएंगे,
अब थोड़ा फटाफट समझना इस चीज को। इसका बीडी बनाएंगे, 1 2 3, ये बन गया वेज। अब इस पे जो लग रहा होगा, ये तो ग्राउंड के साथ, अगर तुम ग्राउंड से देखोगे तो ये तो ग्राउंड के साथ ही एक्सेलेरेट करते हुए दिख रहा है, ये ग्राउंड के साथ एक्सेलेरेट करते हुए दिखेगा, और इसकी एक्सेलेरेशन बच्चों इधर की तरफ हो, देख ध्यान से कितनी होगी, कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है, ठीक। और यहाँ नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, कैपिटल एम जी, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, एन जी, और इधर की तरफ लग रहा होगा एन, इसकी वजह से, ये तो आपको याद ही होगा, एन इधर की तरफ लग रहा होगा। एक इंटरेस्टिंग सी बात पता क्या हुई, अगर मैं इस वेज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एफबीडी ऑफ वेज की बात किया तो हमने, कोई दिक्कत नहीं, एफबीडी ऑफ वेज, इसकी एनालिसिस तो बड़ी आसानी से हो गई। लेकिन हम ब्लॉक की जब एनालिसिस करते हैं बच्चों, ये ब्लॉक है जिसके एनालिसिस हम लोग करना शुरू करते हैं, तो मैंने कहा ब्लॉक एक्चुअल में इस वेज के ऊपर एक्सीलेट कर रहा है, और वेज देखो, वेज तो ग्राउंड के साथ एक्सीलेट कर रहा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये वेज जो था ग्राउंड के साथ एक्सीलेट कर रहा था, तो तुमने एफ इक्वल टू में बड़ी आसानी से लगा सकते हो, और सारा एक्सीलेशन तुमने ग्राउंड से भी लिख दिया। लेकिन इस ब्लॉक की अगर हम बात करें बच्चों, इस ब्लॉक की बात करें, तो ये ब्लॉक एक्चुअल में इस वेज के ऊपर एक्सीलेट कर रहा है, है ना, कर रहा है। तो मैंने कहा जी ऐसा करते हैं, इस वेज पे ऑब्जर्वर को बिठा देते हैं। मैंने कहा इसके एनालिसिस के लिए, ब्लॉक के एनालिसिस के लिए, एनालिसिस ऑफ ब्लॉक यूजिंग सूडो फोर्स, तो ब्लॉक एनालिसिस के लिए हमने क्या किया, ब्लॉक एनालिसिस के लिए क्या किया, ध्यान से समझ, ब्लॉक एनालिसिस के लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि ब्लॉक के एनालिसिस के लिए हमने ऑब्जर्वर को वेज के ऊपर बैठा दिया। अगर हमने ऑब्जर्वर को वेज के ऊपर बैठा दिया बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर हमने ऑब्जर्वर को वेज के ऊपर बैठा दिया, अगर हमने ऑब्जर्वर को वेज के ऊपर बिठा दिया, बिल्कुल ध्यान से समझ, अगर हमने ऑब्जर्वर को वेज के ऊपर बिठा दिया तो वेज क्या दिखेगा, पहली बात बता, इसको क्या लगेगा, वेज ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, वेज लगेगा रेस्ट पर है ना। अब रेस्ट पर है बच्चों, अगर रेस्ट पर है तो ये तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, अब इस चीज को ध्यान से समझना है, ये रेस्ट पर दिखा तो ये ऑब्जेक्ट ना तुम्हें नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए दिखेगा, ये रेस्ट पे दिखेगा और ये स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ दिखेगा, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए दिखेगा, करेक्ट है बात। तो तुमने कहा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तुमने यहां पर इसका जो रिलेटिव एक्सीलेशन है वो नीचे दिखाया था, अगर आपको याद तो ए आर दिखाया था, और इसका जो एमजी आ रहा था वो नीचे की तरफ था, एक नॉर्मल आ रहा था इधर की तरफ। अब कहो कि ऐसे कर लेते हैं कि यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, नहीं जी, अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे तो तुम सिर्फ इतने 3 फोर्स से सॉल्व नहीं कर सकते। अब मैं, ये मुझे जो वेज है वो रेस्ट पे दिख रहा है, अब मैं यहीं से सॉल्व करना चाहता हूं। यहां से सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या आती है कि न्यूटन सेकंड लॉ हम ग्राउंड फ्रेम से लगाते हैं, लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से लगाना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ क्या करना चाहिए। यस, एक सूडो फोर्स दिखाना चाहिए। सूडो फोर्स क्या होगा, जिस ऑब्जर्वर बैठा उसका एक्सेलेरेशन कितना है बच्चों, जिस ऑब्जेक्ट पे बैठा उसका एक्सेलेरेशन कितना, ए है। अगर जिस ऑब्जेक्ट पे बैठा उसका एक्सेलेरेशन, मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलेरेशन क्या है, ए की वजह से इधर की तरफ एक फोर्स दिखाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन, मास इनटू एक्सेलेरेशन, ये फोर्स है, ये एक्सेलेरेशन नहीं, फोर्स है, एफपी, ठीक है, ये एफपी फोर्स है। और अब जैसे हमने एक सूडो फोर्स दिखाया, इस ऑब्जर्वर यहां से एनालिसिस ही करना चाहते थे, ग्राउंड से नहीं करना चाहते थे। इसके पहले हम लोग क्या करते थे, अगर तुम्हें याद हो, हम क्या करते थे, इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ग्राउंड से ही बदल देते थे, एआर में कुछ ए इधर की तरफ ऐड कर देते थे, तो हम ग्राउंड से कर देते थे सारा एक्सेलेरेशन, तो काम हो जाता। लेकिन यहाँ रिलेटिव हम कहते हैं जी, मैं कह रहा हूं यहीं से सॉल्व, रिलेटिव में सॉल्व करना चाहता हूं। अगर तुम रिलेटिव में सॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हें एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, मतलब है ना, ये समझा रहा, एक सूडो फोर्स दिखा दो, उसके बाद तुम इसको एफ इक्वल में लगा दो। अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो तो एक सूडो फोर्स दिखाने की आवश्यकता है, उसके बाद तुम्हारा एफ इक्वल में लगाने में कुछ। अब तुम यहां पर तुम्हें कुछ नहीं करने से ग्राउंड के साथ एक्सेलेरेशन को नहीं बताना, तुम्हें एक ही एक्सेलेरेशन दिख रहा है, एंड वी हैव 3 फोर्सेस, एम ए, नॉर्मल और एमजी बच्चों। इन तीनों फोर्सेस की वजह से तुम्हारा, तुम एफ इक्वल में लगा लो, ठीक है। तो अब कैसे लगाऊंगा, देख सॉल्व कर देता हूं फटाफट। तो ये पॉइंट हो गया, ये तेरा पॉइंट हो गया। यहां पर अगर इक्वेशन बनाएगा, जो काम की इक्वेशन है, तो अगर ये थीटा है बच्चों, तो यहाँ एन साइन थीटा इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, इसको पॉइंट मान लिया, ये नॉर्मल हो गया बच्चों, और ये mg हो गया, और ये फोर्स हो गया fp। fp की वैल्यू कितनी है, स्मॉल m इंटू कैपिटल है, और इसका जो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन है वो इधर की तरफ है। हमने कहा जी एक्सिस मान लेते हैं, कौन सा एक्सिस मानते हैं, ये तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब mg का जो कॉम्पोनेंट आएगा, mg साइन थीटा आएगा, और इधर की तरफ क्या आएगा, mg कॉस थीटा बच्चों आएगा, और fp की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा fp कॉस थीटा, और इधर की तरफ आएगा fp साइन थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, बैलेंस करना फटाफट शुरू करते हैं, फटाफट बैलेंस करना शुरू करते हैं। वी हैव ओनली दिस एक्सेलेरेशन, हमारे पास एक ही एक्सेलेरेशन है, ए आर। ए आर किधर की तरफ है बच्चों, ये ए आर है, ये ए आर है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा मैंने इधर की तरफ ए आर है, इधर की तरफ ए आर है, दिख रहा है सबको। अब इधर की तरफ कितने फोर्सेस है, देखो अपने पास इधर की तरफ 2 फोर्सेस है, एफ पी कॉस थीटा और एमजी साइन थीटा, ठीक है बच्चों। एफ पी कॉस थीटा, एफ पी कॉस थीटा प्लस mg साइन थीटा की वजह से एक्सीलेट कर रहा है नीचे की तरफ,
एंड दैट इज गोइंग टू m into AR, ठीक है। और वर्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं, तो इसका मतलब FP sin थीटा प्लस n इक्वल टू mg cos थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन आएगी FP sin थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल टू बच्चों mg cos थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये एक्चुअल में वही दो इक्वेशन है जो हमने यहाँ पे निकाली थी, जो अगर तुम रिलेटिव से करे तो भी सेम आ रही थी। एक्चुअल एफपी क्या है, स्मॉल m इंटू ए कैपिटल कॉस थीटा। अब ये बात आपको समझने की आवश्यकता, जो हमने रिलेटिव से किया था और इससे किया, दोनों सेम इक्वेशन बन रही है, और ये हो जाएगा आपका एफपी साइन थीटा। अगर सेम बन रही है तो हम सूडो फोर्स से करने में हमारा काम थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। तो सूडो फोर्स से हमारी इक्वेशन फटाफट बन जाती है। हमने एक रिलेटिव वाला मेथड किया था, कंस्ट्रेंट में किया था, उसके आधार मतलब कंस्ट्रेंट में हम लोग सूडो फोर्स से करेंगे, लेकिन ब्लॉक और ब्लॉक हर जगह नहीं, ब्लॉक और ब्लॉक वाली बात करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, ये बात समझना। ब्लॉक और ब्लॉक वाली बात करेंगे तो यू आर गेटिंग द सेम इक्वेशन। सूडो फोर्स के बाद तुम्हें देखो एक ही एक्सेलेरेशन दिखाना पड़ा, वो एक्सेलेरेशन क्या था बच्चों, ए आर। अगर वो ए आर था, इधर की तरफ एक सूडो फोर्स दिखा के तुम्हारे पास तीन फोर्स हो गया। अब ये तीन फोर्स कौन सा, एफ पी, नॉर्मल और एम जी बच्चों। इन तीनों की वजह से हमने एफ इक्वल टू एम ए लगा, तो वी आर गेटिंग द सेम इक्वेशन जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी से किया। चेक करो पीछे के लेक्चर पे जाकर चेक करो, यू आर गेटिंग एग्जैक्टली सेम इक्वेशन, तो फायदा हो जाता है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब जैसे देखो, अगर मान लो एलिवेटर है, एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सीलेट कर रही है ना, तो अब तुम ग्राउंड फ्रेम से एनालिसिस कर सकते हो या अंदर बैठ के भी नहीं, क्योंकि ये एक्सीलेटिंग फ्रेम है, मैंने कहा जी मैं अंदर बैठ के देखूंगा। तो अब प्रॉब्लम पता क्या है कि तुम्हें ये पूरी दुनिया रेस्ट, ये पूरी जो एलिवेट जिस पे बैठोगे वो रेस्ट पे दिखता नहीं कि पूरी दुनिया रेस्ट पे दिखेगी, जिस पर बैठोगे सिर्फ, ये बात ध्यान रखना। जैसे हम किस पे बैठे हुए हैं इस पर, एलिवेटर, तो एलिवेटर रेस्ट पे दिखेगा क्या, ये भी दोनों रेस्ट पे दिखेगा, बिल्कुल नहीं। ये एलिवेटर के अंदर अलग मोशन, इंडिपेंडेंट मोशन कर सकते हैं। तुमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब फंडा क्या आया कि अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा बच्चों, यहां अंदर बैठ के एनालिसिस करूंगा, तो देख M1G तो चेंज होगा नहीं, और जो यहाँ टेंशन होगा वो भी नहीं चेंज होगा, और यहाँ M2G भी नहीं चेंज होगा, और जो यहाँ टेंशन होगा वो भी नहीं चेंज होगा, टेंशन सेम है, ठीक है। अब दोनों पे एक अलग अलग सूडो फोर्स आएगा, सूडो फोर्स किधर आएगा, देख ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रही है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, दोनों पे नीचे की तरफ लगेगा। सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा भाई, क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो तुम्हारा फ्रेम बैठा है वो कहां बैठा है, तुम्हारा खुद कॉमन से लगाओ, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठा है बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठा है, तो नीचे की तरफ लग जाएगा ए नहीं दिखाएंगे, गड़बड़ बात है, मास इंटू M1 इंटू ए, और इस पे भी नीचे की तरफ कलर बदल देता हूं ताकि सूडो फोर्स अच्छा से लगे। एफपी यहां पर जो आएगा ये होगा M1 ए, और इधर होगा M2 ए, है ना। तो ये फोर्स आ गया। अब इन दोनों का एक्सेलेरेशन अगर हम मानेंगे तो अब दोनों का एक्सेलेरेशन हमें अलग अलग मानना चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर यहाँ पर अलग अलग नहीं, मतलब बेसिकली एक ही मान सकते हो, लेकिन इसका कुछ डिफरेंट मानना पड़ेगा। तो ये ए हो गया। अब यहां बैठ के देखोगे तो ये तुम्हारा डिफरेंट एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेट कर रहा होगा, तो ये तुम्हें दिख तो रहा होगा स्ट्रिंग सेम ही, तो ये ए मान लिया तुमने, यहां पर इसको नीचे की तरफ ए मान लिया, ठीक है बच्चों। अब आसान सी बात है, ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुमने ऊपर की तरफ माना तो टी टी, ध्यान से सुनना है ना, ये हो गया टी माइनस M1G माइनस M1A इक्वल्स टू M1A। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो अच्छा, ये तुम ये कहोगे ना, देखो ये इस बंदे को यहाँ पे रेस्ट पे दिख रहा है ना, तो ये इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन जो दिख रहा होगा। अब ये बात ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो एक्सेलेरेशन होगा दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन ओनली, इसको रेस्ट पे दिख रही होगी, तो ये विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ये जो एक्सेलेरेशन है दिस इज, ये बात ध्यान रखना बस, ये दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ठीक है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, दिस इज द की पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, जो ए नीचे की तरफ माना दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर डाउनवर्ड, दैट इज द की पॉइंट। और अगर हमने इसका ऊपर माना इसको नीचे, तो ये एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो ये बंदा यहां पर इसको रेस्ट पे दिखा, सूडो फोर्स दिखाया तुमने, इसका रिलेटिव एक्सेलेरेशन लिखा, यू अप्लाई दी एफ इक्वल टू में, क्लियर है बातें यहाँ पे। तो ये जो टी दिखा, बस आपको ध्यान रखना, नॉन इनर्शियल फ्रेम में पहुंचते सूडो फोर्स एक्स्ट्रा दिखाना है, सूडो फोर्स तुमने एक्स्ट्रा दिखाया और यहां सॉल्व कर दिया। अच्छा, इस पे भी सेम तरीके से लगा सकते हैं, एक्सेलेरेशन रिलेटिव एक्सेलेरेशन हो गया, चलो तो ये नीचे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, तो इसका हो जाएगा M2G प्लस M2A माइनस टी इक्वल्स टू बच्चों M2A। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वी गॉट टू इक्वेशन एंड ए ऑब्वियसली दिया होगा आपको, अटेंशन और ए निकालना, तो वी विल बी गेटिंग ए। अच्छा, वंस वी गेट ए, वो लेकिन रिलेटिव टू वो एक्सेलेरेशन जो है ए है, यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन दैट इज रिलेटिव टू द एलिवेटर बच्चों, दैट एक्सेलेरेशन इज रिलेटिव टू एलिवेटर। अगर ग्राउंड के साथ बदलना है तो वी हैव टू ऐड दिस एक्सेलेरेशन, उन ब्लॉक्स का ग्राउंड के साथ एक्सेलेरेशन निकालना है तो आपको ए ऐड करना पड़ेगा। गलतियां नहीं होनी चाहिए इसमें, कोई गलती अफोर्ड करने का कोई चांस ही नहीं है ना। फिर से मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से फिर से एक बार समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में बात समझना कि मैं जो रिलेटिव वाली बात बोल रहा हूँ। देख, अगर मैं ऑब्जर्वर को यहां बिठाता हूं,
तो मुझे लिफ्ट किस पे दिखेगा, रेस्ट पे। तुमने कहा बहुत अच्छे भैया। अब जो मुझे एनालिसिस दिखेगी विद जो एक्सेलेरेशन दिखेगा इन दोनों ब्लॉक का, वो विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर दिखेगी, क्योंकि मैं इसके अंदर बैठ गया हूं, ठीक है। बट तुम यहां पर एक्सेलेरेशन रिलेटिव देखने के लिए तुमने बोला कि चलो जी इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ कैपिटल है मान लेते हैं, इसका नीचे की तरफ मान लेते हैं। बट अब तुम जानते हो कि तुम नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में बैठो और एक्सेलेटिंग फ्रेम था वो, तो यहां पर एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। तो सूडो फोर्स कितना दिखाना पड़ा, m1a नीचे की तरफ, m2a नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलेट कर रहा था बॉडी। अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से कोई एक्स्ट्रा दिखा दिया, और बाकी दो फोर्स जो टेंशन और m1g था और टेंशन और m1g था वो तो लग ही रहा था। अब इसका रिलेटिव एक्सेलेरेशन ए पता है, तो हमने कहा जी बहुत अच्छी बात है, ऊपर टेंशन माइनस m1g, ये एफ इक्वल टू में लगा दिया ऊपर की तरफ, और यहां पर भी एफ इक्वल टू में नीचे की तरफ लगा दिया, और हमें कैपिटल ए और टेंशन मिल जाएगा। कैपिटल ए क्या होगा तुम्हारा, एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। करेक्ट है, समझ में आ रहा होगा ना, आसान सी बात है ना, मतलब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। देखो, सूडो फोर्स इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, सूडो फोर्स इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन बच्चों, मतलब देखो यहां पर फंडा क्या था कि मान लो हमने एक ब्लॉक यहां पर रख दिया, जो एक डिस्क के ऊपर है, डिस्क रोटेट कर रही है, उसके ऊपर एक हमने ब्लॉक रख दिया और सर्टेन ओमेगा से रोटेट कर रही है, सर्टेन ओमेगा से रोटेट कर रही है। लेट्स अज्यूम ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, स्लिप नहीं किया, स्लिप करने वाला है, ठीक है। अगर स्लिप करने वाला है इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू लग रही होगी, करेक्ट है बात। हमने कहा इसको 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 ऑब्जर्व करने का सबसे बढ़िया तरीका पता क्या, देखो अगर यहां पर बैठा है, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन कुछ होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना ये, इसके साथ अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, इस बात को समझना, इसके साथ ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, यहां तक तो समझ आ रही बात। सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो इस पॉइंट का ग्राउंड के साथ एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, आर ओमेगा स्क्वायर। आर क्या इसका रेडियस है, ठीक है, आर क्या इसका रेडियस है, आर ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए एक्सीलरेशन, क्योंकि जो नेट फोर्स होगा, अगर आपको याद हो ग्राउंड के साथ जो हम लगाते थे कि सेंटर की तरफ फ्रिक्शन लगता था और इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमने कहा कि हमें, अगर हम देखो जैसे कोई डिस्क है ना बच्चों, ऐसा समझो अगर कोई डिस्क है और आर रेडियस पे हमें कोई एक्सीलरेशन निकालना, तो वो सीधा सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है बच्चों, तो सेंटर कांस्टेंट ओमेगा से अगर कर रहा है, तो ये इस पॉइंट का जो एक्सीलरेशन होगा वो आर ओमेगा स्क्वायर, वैसे समझो, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड के साथ एक्सीलरेशन। हमने कहा जी ऐसा करते हैं बच्चा, यहां पर एक ऑब्जर्वर बिठा देते हैं, इसी के बगल में एक ऑब्जर्वर बिठा दिया, इसी पॉइंट पर ऑब्जर्वर बिठा दिया। अगर ऑब्जर्वर देखो ये डिस्क रोटेट करे सर्टेन ओमेगा से डिस्क रोटेट करे, ऑब्जर्वर तुमने यहां बिठा दिया, तो डिस्क उसे क्या दिखेगा, अगर ऑब्जर्वर को डिस्क बिठा दोगे तो डिस्क उसको कैसा फील होगा, ऑब्जर्वर को लगेगा यार ये तो रेस्ट पर है। तुम्हें भी यही लग रहा होगा ना कि ऑब्जर्वर को लगेगा कि डिस्क तो रेस्ट पर है। तो तुमने कहा अच्छी कोई बात नहीं, चलो डिस्क अगर रेस्ट पर है, डिस्क अगर रेस्ट पर आ गया, ये डिस्क है, ये डिस्क है बच्चों, और ये रेस्ट पर आ गया, ये हो गया तुम्हारा ओ, और ये आ गया रेस्ट पर, ठीक है, ठीक है। यहां ऑब्जर्वर बिठा दिया, यहां छोटा सा ब्लॉक है, और ये ऐसे कुछ सर्टेन ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। अब ये रेस्ट पर आ गया, अब ये रेस्ट पर आ गया, और इस पे मैं अगर फोर्स दिखाऊं, अगर मैं, अच्छा तुम्हें पता ना कि इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पहले सेंटर की तरफ लग रहा था, ये तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर ग्राउंड से देखते हो तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर की तरफ ग्राउंड से लग रहा होगा। तो हमने कहा जी इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर की तरफ ग्राउंड की तरफ सेंटर की तरफ लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और इसी यही एक्चुअली आपका सेंट्रीपिटल फोर्स था, अगर ग्राउंड से देखते तो यही फोर्स सेंट्रीपिटल था, और इसी की वैल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर रखते। लेकिन जैसे ऑब्जर्वर तुमने इस पे बिठाया, इसको रेस्ट पे दिखा, और ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर एक फोर्स इधर की तरफ दिख रहा है एफ एस, है ना, तो इसके हिसाब से तो भाग जाना चाहिए अंदर, क्योंकि रेस्ट पर है और एक फोर्स है तो उसको लेकर अंदर चला जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें पता तुम गलती क्या करो, जब तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आते हो तो तुम एक्चुअल में एक सूडो फोर्स दिखाते हो। सूडो फोर्स किधर दिखाते हो बच्चों, सूडो फोर्स दिखाते हो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्यों बोल रहा हूं मैं इसे, क्योंकि इस पॉइंट का जो एक्सीलेशन है ग्राउंड के साथ वो है आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे एक्सीलेट कर रहा है, और अगर तुम उसी पॉइंट पे ऑब्जर्वर को बिठाते हो तो उसे वो पॉइंट रेस्ट पे दिखता है, पूरी बॉडी रेस्ट पे दिखती है। और अगर रेस्ट पे दिखती है और वो एक्चुअल में एक्सीलेटिंग है, तो हमें एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, किधर, जैसे इस पॉइंट का ग्राउंड के साथ एक्सीलेशन था आर ओमेगा स्क्वायर, तो हमें इसका मास, जिसके एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका मास इंटू आर ओमेगा स्क्वायर हमें बाहर की तरफ दिखाना पड़ेगा, m इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द सूडो फोर्स, दिस इज द सूडो फोर्स। अब क्या हुआ, एक्चुअल में इस ऑब्जर्वर को ये रेस्ट पे लग रहा है, तो इस मतलब फ्रिक्शनल फोर्स पहले अगर सूडो फोर्स नहीं दिखाते, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इसको अंदर चला जाना चाहिए,
लेकिन जैसे तुमने सूडो फोर्स दिखा तो तुम कह सकते हो कि भैया ये एफएस और सूडो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और इसको रेस्ट पे देख रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो तुमने कहा जी अच्छी बात है। देखो एफ एस इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और एफ एस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने बोला जस्ट अबाउट टू स्लिप है, तो लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन का लग रहा होगा, तो यहां मैं बोल सकता हूँ म्यू एस एन। एन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एन ऊपर की तरफ लग रहा होगा और एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, एन होगा एम जी की, ठीक है। तो म्यू एस एन इक्वल टू एम जी एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम एम कट गया, तो ओमेगा इज गोइंग टू बी म्यू एस जी अपॉन आर। तो ये अपना निकल जाएगा ओमेगा, मतलब सर्टेनली आपको ये रिलेशन मिल जाएगा ओमेगा, आप जिसने जो दिया नहीं होगा वो आपका आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं 2 मिनट और लूंगा आपका, और इसको अच्छे से और समझा देता हूं। देखो एक्चुअल में एक सर्कुलर बॉडी है, वो रोटेट करे, उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ध्यान से समझो ना इसको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक सर्कुलर बॉडी डिस्क है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसके साथ ही एक्सीलेट कर रहा है। तो मगर इसे ग्राउंड से देखते हैं ना बच्चों, तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ लगता और ये फ्रिक्शनल फोर्स इसे सेंट्रीपिटल फोर्स देता, तो तुम कहते हैं एफ इक्वल टू इस पॉइंट का जो एक्सीलेशन है, इस पॉइंट का एक्सीलेशन कितना था, आर ओमेगा स्क्वायर, तो तुम बोल देते एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर ये जस्ट अबाउट टू स्लिप है तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स पे तुम काम कर रहे हो, तो मतलब एफ एस इक्वल टू तुम बोल सकते थे एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये ग्राउंड से अगर एनालिसिस करते, ठीक है। अब यही सेम चीज मैं कहता हूं, तुम अंदर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ इसके, अगर जिस पॉइंट, जैसे इसी डिस्क के बगल में बैठ गया, जस्ट बगल में बैठ गया, अगर डिस्क इस ब्लॉक के जस्ट बगल में बैठा, अगर ब्लॉक के जस्ट बगल में बैठा तो ब्लॉक का एक्सीलेशन कितना था, आर ओमेगा स्क्वायर, ना ये बात दिमाग में रखना, ग्राउंड से उसका एक्सीलेशन कितना था, आर ओमेगा स्क्वायर। तो एक्चुअल में तुम एक्सीलेटिंग फ्रेम पे बैठ गए हो, ऑब्जर्वर एक्सेलेटिंग फ्रेम पे बैठ गया, तो तुम एक्सेलेटिंग फ्रेम पे बैठते ही तुमने फिर से फोर्स देखा, तो तुम्हें जो सेंटर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों दिख रहा था वो तो सेम ही दिखेगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर ऑब्जर्वर किसी फ्रेम पे बैठता तो वो उसे रेस्ट पे दिख जाता। तो अगर ऑब्जर्वर ने एनालिसिस करना शुरू किया, उसने बोला जी भैया मैं एनालिसिस करके आपको बताता हूँ क्या हुआ, मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे एक फ्रिक्शनल फोर्स दिख रहा है, तो मैंने कहा हाँ ठीक अच्छी बात है, फ्रिक्शनल फोर्स दिखना चाहिए तुम्हें, तो फ्रिक्शनल फोर्स दिख गया यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि प्रॉब्लम बस है कि इस फोर्स की वजह से तो इसको एक्सीलेट करना चाहिए, बट मुझे एक्सीलेट करते हुए नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा बेटा तुमने गलती क्या की है कि तुम नॉन इनिशियल फ्रेम में बैठो, तुमने सूडो फोर्स नहीं दिखाया, अगर तुम सूडो फोर्स दिखाओगे तो उसको बैलेंस कर रहा होगा, तो यहाँ पर एफ एस और सूडो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा, तो मैंने वही दिखाया, देखो यहाँ पर एक एफ एस लग रहा है और जैसे मैं नॉन इनिशियल फ्रेम में बैठा तो एक पीछे की तरफ, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ था तो एक सूडो फोर्स इधर की तरफ दिखाएंगे। अब ये रेस्ट पे दिखेगा, ये रेस्ट पे दिखेगा, एफ पी इक्वल टू एफ पी एक्चुअल में एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, एफ पी और एफ एस को बैलेंस कर रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ना। तो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको सॉल्व करके दिखा। तो आप यहाँ पर ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा पूछता है कि कितने ओमेगा से रोटेट करा कि जस्ट अबाउट टू स्लिप है, कितने ओमेगा से रोटेट करा ताकि जस्ट अबाउट टू स्लिप है। बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको, कमाल है बहुत। एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जो मैं ट्यूटोरियल में शुरू करूंगा, और यहीं से शुरू करके ये होमवर्क क्वेश्चन क्या है, वी हैव दिस सिलेंडर, एक सिलेंडर है, अब भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक सिलेंडर है बच्चों, वी हैव दिस सिलेंडर अपने एक सर्टेन एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, यहाँ रोटेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक बंदा ऐसे ऐसे मान लो खड़ा है ऐसे करके, तो आपको पता, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात होगी, अब इसको सर्टेन ओमेगा, एक फिक्स ओमेगा, एक ओमेगा ऐसा होगा जिसपे अगर इसको घुमा दोगे ना, तो अगर यहाँ फ्रिक्शन होगा, ऑब्वियसली यहाँ फ्रिक्शन है, तो ये चिपक जाएगा इससे, मतलब ये रुका रहेगा विदाउट नीचे कोई सपोर्ट के बिना रुक जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग है, नहीं समझा मैंने क्या बोला क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि अगर एक सर्टेन ओमेगा पे इसको तुम रोटेट करते हो, घुमाते हो, तो ये बंदा यहां पर चिपक सकता है, फ्रिक्शन है यहाँ पर, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन मैन एंड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, फ्रिक्शन इज देयर, फ्रिक्शन इज बिटवीन बच्चों, बिटवीन सरफेस एंड मैन, ठीक है। फ्रिक्शन सरफेस और मैन के बीच में है बच्चों, और एक सर्टेन ओमेगा से रोटेट करने पे कितना ही ब्यूटीफुल सी चीज है कि ये इसके साथ कांटेक्ट मेंटेन रखेगा, स्लिप करके नीचे नहीं गिरेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। फाइंड ओमेगा मिनिमम फॉर विच man does not lose contact with cylindrical surface, ठीक है सर। इसका ये मतलब है नीचे स्लाइड नहीं करना चाहिए, कॉन्टैक्ट लूज ना करने का मतलब स्लाइड करना भी बोल सकते हो, नहीं, वही बना रहना चाहिए, शुड बी हियर ओनली, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ट्यूटोरियल क्लास में मैं यहीं से शुरू करूंगा, इसके और बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन को उसमें पूरे नंबर लेकर मैं सॉल्व करूंगा, आपके मॉड्यूल और वर्कबुक के क्वेश्चन लूंगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि आप लोग यार थोड़ी मेहनत करो, मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। कुछ नहीं आता है तो अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, यू पुट समथिंग इन द कमेंट सेक्शन, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ, रिपीट एंड ऑल दैट डज नॉट, मतलब क्या रिपीट करूँ ये भी तो बताओ, क्या बता दो दोबारा, तो मैं रिवाइज करा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो इस बात को मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली ये चीजें जो है आईआईटी में आ सकती हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझे, एक कॉन्सेप्ट है,
है ना। और ये अप टू द मार्क कॉन्सेप्ट है, यही सब जेई में आता है। और सूडो फोर्स के आगे भी एक्सटेंशन है। अब वो सूडो फोर्स के आगे का एक्सटेंशन कौन पढ़ाएगा तुम्हें, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है वो, और वो आईडी में आता है, ठीक है। तो सूडो फोर्स के आगे भी एक स्टेप और हम आगे जा सकते हैं वो, लेकिन अभी नहीं करेंगे, देखते हैं एडवांस वाले पार्ट में, अगर एडवांस के क्वेश्चन में अगर टाइम मिला तो वहां कर लेंगे, नहीं तो आगे कर लेंगे, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है जो आप अभी 4-5 महीने से आप 11th क्लास में हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई एम श्योर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इन चीज़ों को रिवाइज करें, नोट्स बनाएं इनकी, एंड थैंक यू। घर पे सेफ रहें।